गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जहांगीर आलम। आज हमारा चर्चा का विषय है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं जिनका योगदान राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में प्रमुख रूप से होता है और जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली कभी नहीं बन सकता है। इन तत्वों में कुछ तो दृश्य होते हैं जैसे सैनिक शक्ति, और कुछ तत्व अदृश्य होते हैं जैसे विचारधारा, मनोबल। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण प्रायः दो प्रकार से किया जाता है, जैसे गैर मानवीय तत्व और मानवीय तत्व। और दूसरा वर्गीकरण होता है भौतिक कारक और अभौतिक कारक के रूप में। अगर हम गैर मानवीय तत्व और मानवीय तत्व के रूप में अगर हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्गीकरण करते हैं तो गैर मानवीय तत्व के अंतर्गत भूगोल, क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति इत्यादि आते हैं। और इसी प्रकार इसके अंतर्गत अगर मानवीय तत्व को हम रखते हैं तो उसमें जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, सैन्य तकनीक, औद्योगिक तकनीक, संचार तकनीक, परमाणु तकनीक आदि आ जाएंगे। और इसी प्रकार दूसरे वर्गीकरण जैसे भौतिक या वास्तविक कारक और अभौतिक कारक के रूप में करेंगे तो भौतिक कारक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, जनसंख्या, सैन्य क्षमता आदि आ जाएंगे। और वहीं अभौतिक कारक के अंतर्गत विचारधारा, मनोबल, नेतृत्व आदि आ जाएंगे। अब हम राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों की एक एक कर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहला, भूगोल, ज्योग्राफी। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में भूगोल सबसे अधिक अस्थायी तत्व माना गया है। अनेक भूगोल मूलक राजनीति के विद्वान कहते हैं कि शक्ति का मुख्य अवयव भूगोल है और किसी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में ही होती है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक हैं किसी देश का क्षेत्रफल, उसकी जलवायु, स्थलाकृति और उसकी अवस्थिति। क्षेत्रफल के अंतर्गत कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय भूमि का आकार स्वयं में एक शक्ति का तत्व है। स्लाइचर के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। क्षेत्र के विस्तृत होने से राष्ट्र में दो प्रकार से वृद्धि होती है। एक तो बड़े वाला क्षेत्र का राष्ट्र अधिक जनसंख्या संभाल सकता है और दूसरा उसके पास प्राकृतिक संपदा भी अधिक होती है। राष्ट्र का बड़ा आकार उसे निश्चित रूप से कुछ सैनिक लाभ भी पहुंचाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि सन 1937 और 1945 में जापान चीन को उसके बड़े आकार के कारण ही कुचल नहीं सका था। स्पष्ट है कि बड़े आकार वाले राष्ट्र में बड़ी जनसंख्या रह सकती है, विभिन्न खनिज पदार्थों की संभावना हो सकती है, आक्रमणकारी सेनाओं को दूर तक पीछे हटते हुए थकाया और फंसाया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक जलवायु है। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को मान्यता दी है। हैटिंगटन ने लिखा है, जहां भी सभ्यता उत्कृष्ट है एक विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त होता है। अक्सर हम पाते हैं कि ठंडे प्रदेश के लोग गर्म प्रदेश के लोगों से अपेक्षाकृत अधिक मेहनती होते हैं।
हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंध के प्रदेश और मरुस्थलीय इलाके महाशक्ति के रूप में उभरने की कम क्षमता रखते हैं, क्योंकि जलवायु उनके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा होती है। कहा जा सकता है कि महाशक्ति का सपना देखने वाले राष्ट्र की जलवायु शीतोष्ण होनी चाहिए। अच्छी जलवायु लोगों को उत्पादन कार्य में लगने की प्रेरणा देती है। जलवायु से ही लोग उस प्रकार के कामों में लगते हैं जो किसी आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र के लिए आवश्यक होती है। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भू आकृति की दृष्टि से जिन राष्ट्रों की सीमा प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है, वह प्रायः सीमा संघर्ष के प्रश्न नहीं उठते और बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए व्यूह रचना की सुविधा होती है। किसी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने में स्थलाकृति जलवायु से भी अधिक आवश्यक होती है। यथार्थ में किसी भी राष्ट्र की जलवायु वहाँ की भू आकृति द्वारा निर्धारित होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, तापमान, वायु का बहना आदि सभी कुछ वहाँ की स्थलाकृति से प्रभावित होता है। स्थलाकृति के लक्षणों में राष्ट्रों के बीच की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण होता है। नदियों, पर्वतों या समुद्र से घिरे हुए राष्ट्र उन देशों से अधिक सुरक्षित होते हैं जिनकी सीमाएं प्राकृतिक नहीं होती। जिन राष्ट्रों के मध्य पर्वत या नदी या समुद्र के जरिए प्राकृतिक सीमा रेखा होती है, उनमें प्रायः सीमा संबंधी विवाद और संघर्ष नहीं उत्पन्न होते। इसी प्रकार चौथे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक है स्थिति या अवस्थिति, लोकेशन। स्थिति के दृष्टि से देश की अर्थव्यवस्था और नीतियां प्रभावित होती हैं। पामर एवं पार्किंस ने लिखा है कि प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी सैनिक एवं आर्थिक शक्ति पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। एक देश की अवस्थिति वहाँ की राजनीति और युद्ध कौशल का निर्धारण करने में भी सहयोग देती है। किसी भी राष्ट्र की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अवस्थिति भूमध्य रेखीय है अथवा विषुवत रेखीय अथवा इन दोनों के बीच में। यह राष्ट्र की अवस्थिति पर निर्भर करता है कि यहाँ क्या उत्पादन हो सकता है, कौन कौन से खनिज पदार्थ मिल सकते हैं और औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं हैं। हालांकि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। आधुनिक विचारक भूगोल मूलक राजनीति का इतना अधिक महत्व स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है कि राजनीतिक भूगोल आज क्रांतिकारी परिवर्तनों के संधि स्थल पर है। वैज्ञानिक और प्राविधिक आविष्कारों ने भूगोल का महत्व को काफी कम कर दिया। आणविक शस्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों, स्वचालित टॉर्पीडो, पनडुब्बियों आदि से अवस्थिति का महत्व घट गया है। शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल का महत्व वस्तुतः सापेक्ष है। भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्णायक तत्व न होकर केवल एक सहायक तत्व है। आज यह विश्वास अधिक हो चला है कि पृथ्वी के भौतिक रूप का महत्व भिन्न जातियों तथा राष्ट्रों के लिए भिन्न भिन्न है। एक राष्ट्र के राजनीतिक सांस्कृतिक स्तर में परिवर्तन आते ही भौगोलिक स्थिति का महत्व भी बदल जाता है और भौतिक स्थिति पर राष्ट्र के दृष्टिकोण, लक्ष्यों तथा तकनीकी विकास का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी सामग्री और पद्धति को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रूप से खनिज, ईंधन तथा भूमि से प्राप्त अथवा निकले पदार्थ जैसे कोयला, तेल, वनस्पति आदि आते हैं। प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय शक्ति के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि देश की शक्ति बहुत हद तक
ऊर्जा संसाधन एवं औद्योगिक कच्चे माल पर निर्भर करती है, परंतु प्राकृतिक संसाधनों को शक्ति के स्रोत के रूप में इस्तेमाल के लिए मानवीय साधनों की मौजूदगी भी आवश्यक है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का शक्ति के दृष्टिकोण से महत्व तकनीकी सुधार के साथ बदलता भी है। प्राकृतिक संसाधन के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में अनेक ऐसे देश होते हैं जिन्हें अपनी संसाधन यानी कच्चे माल की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जमीन की खुदाई कर ऐसे संसाधनों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल एवं खर्चीली होती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में अगला तत्व है जनसंख्या। मानव शक्ति किसी भी राष्ट्र में निर्बलता और सबलता का कारण हो सकती है। चाहे जनसंख्या कम हो या अधिक, उसका गुणवान, क्षमतावान और शिक्षावान होना आवश्यक है। इसके अभाव में विशाल जनसंख्या का भी कोई महत्व नहीं होता है। मानवीय संसाधनों के रूप में जनसंख्या को राष्ट्रीय शक्ति का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। चीन अपनी बड़ी जनसंख्या के आधार पर ही महाशक्ति का दर्जा होने का दावा करता है। भारत भी वैसी मनोवृत्ति के चलते पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। दोनों ही महाशक्तियां बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, परंतु यह स्मरणीय है कि जनसंख्या ही शक्ति का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया, क्योंकि अधिक जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या का गुणवान और क्षमतावान होना आवश्यक है। वास्तव में राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में मानवीय शक्ति का ही महत्व हो सकता है। मानव शक्ति जनसंख्या का वह भाग है जो कृषि या औद्योगिक उत्पादन में लगा हुआ हो तथा देश की रक्षा के लिए लड़ सकता हो। जनसंख्या निश्चित रूप से एक बड़ी सैनिक शक्ति का आधार बन सकती है, फिर भी बड़ी जनसंख्या के चलते कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जनसंख्या को भार समझकर भारत तथा चीन ने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में अगला महत्वपूर्ण तत्व है औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन को राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यदि किसी राष्ट्र का औद्योगिक उत्पादन उस राष्ट्र की आवश्यकता से अधिक हो तो उससे कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन के माध्यम से वह राष्ट्र की जनता के जीवन स्तर को सुधार सकता है। ऐसी स्थिति में जनता में संतोष एवं वफादारी की भावना में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यदि औद्योगिक उत्पादन का अतिरिक्त भाग वैसे देशों को प्रदान किया जाता है जिसके पास वे वस्तुएं नहीं हैं, तो वैसी स्थिति में उस राष्ट्र के व्यवहार या आचरण को प्रभावित करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि इन औद्योगिक उत्पादन की क्वालिटी का स्तर भी बहुत महत्व रखता है। राष्ट्रीय शक्ति के एक मुख्य तत्व है आर्थिक या वित्तीय स्थिति। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की वित्तीय स्थिति भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है। राष्ट्र के पास यदि अतिरिक्त वित्त हो तो वैसी स्थिति में वह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की स्थिति में हो सकता है। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए के पास अतिरिक्त वित्तीय शक्ति हो जाने के कारण ही वह एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा था। इसी प्रकार राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व प्राविधिक ज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी। प्राविधिक ज्ञान का मूल्यांकन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और शक्ति के अन्य तत्वों के संदर्भ में किया जाता है। प्राविधिक ज्ञान राष्ट्रीय शक्ति को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे यह राष्ट्र के स्वरूप को बदल देता है। यह राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक संरचना को भी गतिशील बनाता है। विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को तकनीक का नाम दिया जाता है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आविष्कार तथा वे सभी साधन आते हैं जिनसे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता मिलती है। तकनीकी उन्नति से अभिप्राय है नई पद्धतियों का प्रयोग।
क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रशिक्षण के रूप में तकनीकी ज्ञान वह विज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व राजनीति से संयुक्त करता है। यह यांत्रिक पद्धतियों के विकास तथा युद्ध कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा एवं संसार में उनके प्रयोग की करने की कला है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, शासन व्यवस्था, शिक्षा का उपकरण, संचार साधन, अर्थव्यवस्था तथा युद्ध संचालन में तकनीकी शोधों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में सैनिक तैयारियां या सैन्य तकनीकी भी एक काफी महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसके लिए सैनिक शक्ति का होना अनिवार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राष्ट्र की भूमिका मुख्यतः उसकी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर करती है। कोई भी राष्ट्र बड़ी सैनिक शक्ति के बिना उच्च शक्ति या महाशक्ति नहीं बन सकता है। जापान तथा जर्मनी बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, परंतु उन्हें उच्च शक्तियां या महाशक्ति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी सैनिक शक्ति महाशक्तियों के अपेक्षाकृत थोड़ा कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से सैनिक तकनीक में हुई प्रगति ने राष्ट्रीय शक्ति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। राष्ट्रों तथा सभ्यताओं का भाग्य युद्ध तकनीक के अंतर के कारण निर्धारित हुआ है। 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के अपने विकास काल में यूरोप ने युद्ध तकनीक की दृष्टि से इतनी अधिक प्रगति की कि वह पश्चिमी गोलार्ध, अफ्रीका तथा निकटवर्ती तथा सुदूर पूर्व के देशों की अपेक्षा कहीं बढ़कर थी। 14वीं तथा 15वीं शताब्दियों में परंपरागत अस्त्रों में पैदल सेना, आग्नेय शस्त्र व तोपखाने के जुड़ जाने से शक्ति के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस पक्ष के अनुकूल हो गया जिसने इनका प्रयोग अपने शत्रु से पूर्व प्रारंभ कर दिया था। सैन्य संगठन आकार में जितना ही बड़ा होगा उतना ही उसे शक्तिशाली समझा जाएगा, परंतु वर्तमान समय में युद्ध के साजो सामान में नवीनतम विकासों के चलते सैन्य संगठन के आकार का ही महत्व नहीं रह गया है, बल्कि ये साजो सामान कितना आधुनिक है, राष्ट्रीय शक्ति के अवलोकन के समय यह भी ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में अभी तक जिन तत्वों की चर्चा हमने की वे एक प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति के भौतिक या वास्तविक कारक के अंतर्गत आते हैं। अब यदि राष्ट्रीय शक्ति के अभौतिक कारक की हम बात करें तो इन तत्वों में सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय मनोबल को ले सकते हैं। राष्ट्रीय मनोबल देश के लोगों के वैसी इच्छाओं के योग को कहा जाता है जिनके चलते वे राष्ट्रीय कल्याण को व्यक्तिगत कल्याण से ऊपर रखते हैं। मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय मनोबल एक ऐसा निश्चय है जिसके द्वारा जनता युद्ध अथवा शांति में राष्ट्र की विदेश नीति का समर्थन करती है। लोकमत के रूप में यह एक ऐसा अदृश्य तत्व है जिसके बिना कोई भी सरकार अपनी नीतियां लागू नहीं कर सकती है। मनोबल कभी कभी युद्ध के प्रतिरोध के रूप में भी काम करता है, अर्थात जिस देश के लोगों में एकता होती है उस देश पर कोई अन्य देश आक्रमण करने की साधारणतः हिम्मत नहीं करता है। राष्ट्रीय शक्ति के अभौतिक कारक के अंतर्गत मुख्य तत्व एक है कूटनीति, डिप्लोमेसी। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन विदेश नीति के द्वारा होता है। अतः एक सुनिश्चित, सुसंबद्ध और तर्कसंगत विदेश नीति का होना जरूरी है।
विदेश नीति को ठीक रीति से लागू करने का कार्य कूटनीति करती है। अतः कूटनीति कौशल भी है। कूटनीति कौशल भी शक्ति का एक आवश्यक अवयव है। मार्गेंथाउ के शब्दों में उन तमाम तत्वों में से जो कि किसी राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कूटनीति की उत्तमता है, भले ही यह तत्व कितना ही अस्थायी क्यों न हो। अन्य सभी वे तत्व जो कि राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित करते हैं, वास्तव में वह कच्चा माल है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति गढ़ी जाती है। किसी राष्ट्र की कूटनीति की उत्तमता ही उन तत्वों को एक लड़ी में गूंधती है, उन्हें दिशा व गुरुता प्रदान करती है तथा उनकी सुप्त संभावनाओं की वास्तविक शक्ति से प्रदान कर जागृत करती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में नेतृत्व यानी लीडरशिप भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेतृत्व में ही राष्ट्रीय शक्ति के अन्य सभी आधार उचित दिशा निर्देशन पाते हैं। प्रायः नेतृत्व की महानता और प्रखरता पर ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी देश का सम्मान और प्रभाव निर्भर करता है। योग्य नेतृत्व के अभाव में शक्तिशाली राष्ट्र भी निर्बल बन जाता है। नेतृत्व की अनुपस्थिति में राजना भी नहीं हो सकती। दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत वाले नेतृत्व के बिना सुविकसित तकनीक की भी कल्पना नहीं की जा सकती है और उसके ना होने की स्थिति में राष्ट्रीय मनोबल का कोई अर्थ नहीं हो सकता है। नेतृत्व के मुख्य रूप से दो कार्य हैं जिनसे वह राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि में सहायक होता है। पहला, नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के बीच समन्वय की स्थापना करता है और दूसरा, राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर सके, इसके लिए भी उच्च गुण वाले नेतृत्व का अस्तित्व आवश्यक होता है। और अंत में राष्ट्रीय शक्ति के अभौतिक कारक के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है प्रचार, प्रोपेगेंडा। प्रचार राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत के रूप में अक्सर कार्य करते हैं। नात्सी जर्मनी की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रचार था। हिटलर ने प्रचार के द्वारा अन्य देशों से अपनी बात मनाने में काफी सफलता प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी प्रचार भी सोवियत संघ के लिए शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा। हिटलर ने तथा पूर्व सोवियत संघ ने अपने प्रचार कार्य में राजनीतिक विचारधारा का निरंतर सहारा लिया। आज विचारधारा के प्रचार के चलते ही अधिकांश साम्यवादी देशों पर पूर्व सोवियत संघ का प्रभाव है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के उपयुक्त सभी जो अभी तक हमने भौतिक और अभौतिक कारकों का विश्लेषण किया, इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शक्ति के बहुत सारे स्रोत हैं, परंतु इस संबंध में एक प्रश्न उठता है कि इन स्रोतों में कौन सा स्रोत अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम महत्वपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शक्ति के जितने भी स्रोत हैं, उनके महत्व में अंतर के बावजूद एक दूसरे से वे अंतर संबंधित है। कोई भी राष्ट्र तभी शक्तिशाली हो सकता है जब इन सारे तत्वों से परिपूर्ण हो। फिर भी औद्योगिक क्षमता, सैन्य शक्ति, मनोबल, राजनयिक परिपक्वता आदि तत्वों को अन्य तत्वों से अधिक महत्व दिया जा सकता है। धन्यवाद।